इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सचिन अरोड़ा। आपने एक फिल्म देखी होगी दृश्यम, जिसमें अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करता है। ठीक उसी तर्ज पर यूपी में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड की भी इसी तरह से प्लानिंग की गई थी, जिसमें हर किरदार को अपना अपना रोल निभाना था। और इस प्लानिंग की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि खुद माफिया अतीक ने लिखी थी। अतीक का प्लान दृश्यम के बारे में हम आपको बताएंगे। वारदात के वक्त असद की गैर मौजूदगी दिखानी थी, वो उसने दिखाई, लेकिन यूपी पुलिस ने अतीक के उस प्लान का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में हर एक किरदार से हम पर्दा उठा रहे हैं। आइए देखते हैं अतीक के प्लान दृश्यम की इनसाइड स्टोरी। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक प्लानिंग के तहत असद के फोन को लखनऊ में छोड़ दिया गया था और जिस वक्त ये वारदात हुई उसी वक्त लखनऊ में उसके एटीएम से पैसे भी निकाले गए थे। यानी घटना को अंजाम देने के बाद शूट आउट में असद की गैर मौजूदगी दिखानी थी कि ये पूरा प्लान तैयार था कि असद वहां मौजूद ही नहीं था। अतीक ने अपने बेटे असद को दृश्यम प्लान के तहत बचाने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली थी, जिसके लिए असद ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन लखनऊ के फ्लैट में छोड़ा। असद का यह फ्लैट लखनऊ के महानगर इलाके की यूनिवर्सल अपार्टमेंट में है। यानी मोबाइल फोन की लोकेशन और एटीएम कार्ड के इस्तेमाल किए जाने के बाद की लोकेशन यह जताने की प्लानिंग थी कि उमेश पाल हत्याकांड की वारदात से असद का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी साजिश रची गई थी, जिसके बाद हत्या के बाद यह बताया जाता कि असद घटना के वक्त प्रयागराज में था ही नहीं, बल्कि वो तो लखनऊ में था। हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में जहां एसटीएफ की टीम प्रयागराज पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, वही इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में एसटीएफ की छापेमारी के दौरान असद का आईफोन मिला था और बताया जा रहा है ये असद का आईफोन गुमराह करने के लिए वहां पर छोड़ा गया था, ताकि असद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग है वो की गई थी। साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि लखनऊ में एटीएम से पैसे निकालने की बात सामने आ रही है, यानी असद को बचाने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। हालांकि एसटीएफ को कई जानकारियां इससे संबंधित मिली है, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम आगे जांच कर रही है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। हमारे साथ इस वक्त विकास मिश्रा मौजूद हैं प्रयागराज से, रवि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, आशीष भी जुड़ेंगे बरेली से, संजय हमारे साथ बहराइच से मौजूद है। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। असद को बचाने की प्लानिंग और अपने बाकी शूटर्स को वहां से कैसे सेफ पैसेज देना है, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। जिस वक्त ये प्लानिंग की गई थी उमेश पाल हत्याकांड की, इसके ऊपर काफी करीने से काम किया गया था और इसी का खुलासा प्रयागराज पुलिस कर रही है, तभी वक्त लग रहा है। इसमें और डिटेल क्या है? वो जब से हालांकि बात की जाए तो उससे वो भाग निकले हत्याकांड के बाद। हालांकि विकास, आपकी आवाज ठीक नहीं है। मैं कुछ ऑडियो दिक्कत है, मैं इसको ठीक करवाता हूं क्योंकि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। रवि, इसमें आपके इनपुट्स, अगर मैं इसी सवाल को दोहराऊं तो? देखिए, जिस तरीके से जी आपको बता दूं कि अगर हम कार्रवाई की बात करें तो प्रयागराज पुलिस को बहुत सारे इनपुट मिले हैं। एसटीएफ लगातार जिस तरीके से जांच कर रही है और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया दृश्यम फिल्म का, तो कुछ वैसी ही कहानी देखने को मिल रही है। इस अगर यूं कहें कि जो प्रयागराज की जो घटना हुई है उसको लेकर, तो ये ताना बाना जो पूरा है वो साबरमती जेल में बुना गया था, जो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है। और इसके लिए जो दूसरा इसमें व्यक्ति है इस पूरे घटनाक्रम में, यूं कहें कि इस पूरे घटना क्रम का जो मास्टरमाइंड है वो है बरेली जेल में बंद अशरफ।
यानी कि इन दोनों ने पहले प्लान किया, उसके बाद फिर जो आईफोन में एक फेस टाइम एक ऐप होता है जिसके जरिए बातचीत की गई, जो अब जानकारी सामने आ रही है। और ये सारी जो बातें हैं वो शूटर से भी की गई। हालांकि चूंकि उसको ट्रेस नहीं किया जा सका कि जो बातचीत हुई थी शूटर से वो किस बात को लेकर हुई थी, क्योंकि उनका जमीनों का खरीद फरोख्त का जो काम है, जमीनों से संबंधित वो काम था, उसको लेकर भी बातचीत होती थी। और उसके अलावा जो बातचीत हुई थी वो केस की पैरवी को लेकर भी जो इधर से निर्देश है वो दिए जाते थे। और अगर हम बात करें तो इनका आपस में कांटेक्ट कैसे होता था, उसके बारे में जो जानकारी मिली है कि जो बरेली जेल में बंद अशरफ हैं, उनके साले हैं सद्दाम, वो बात कराते थे और अतीक के जरिए इनकी आपस में बातचीत होती थी। हालांकि सवाल बहुत बड़ा है कि कैसे बात हो जाती थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल एसटीएफ की टीम जिस तरह जांच करी उसके जरिए ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। और हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें हैं और इन खबरों को लेकर ही हम आगे चर्चा भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब जो जांच आगे बढ़ रही है, अब सद्दाम पर नजर है एसटीएफ की टीम की गतिविधियों पे नजर है। यानी कि एक के बाद एक नया नाम आ रहा है। पहले यूसुफ का नाम आया था, अब उसके बाद अभी एक और नया नाम आया है। यूसुफ थे जो पहले इस घटना को कारित करने वाले थे। हालांकि ये काम दूसरे शख्स को दिया गया और घटना भी हुई। अब जिस तरीके से इसमें जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके नाम बारी बारी से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगातार जो अभी तक पर्दे के पीछे के जो लोग हैं उनके नाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो अतीक की पत्नी के साथ एक शूटर नजर आया है, उसको लेकर भी अब जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर उनका मिलना जुलना कैसे हुआ था, क्या वो भी शामिल रही है। यानी कि इसका जो शूटर के साथ उनके जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो अपने आप में सवाल उठाता है। और अगर बात करें तो इसमें किरदार बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसमें और डिटेल से आपसे जानूंगा। आपने जैसा कहा कि किरदार बढ़ते जा रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि मैं बहराइच का भी रुख करूंगा कि वो भी एक रूट हो सकता है जिस पर पुलिस काम कर रही है, जहां से जो है नेपाल पहुंचे हो, एसटीएफ नेपाल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। वहीं एक तरफ तो अतीक ने बेटे को प्लान दृश्यम के तहत बचाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, वहीं दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें पुलिस को उमेश पाल मर्डर से जुड़े कई गुर्गों के सुराग हाथ लगे हैं जो हत्याकांड से पहले अतीक की बीवी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी अब अतीक के परिवार और रिश्तेदार सबके सब पुलिस की रडार पर आ गए। बड़े एक्शन की तैयारी। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री। अतीक के 13 रिश्तेदारों की निकाली क्राइम कुंडली। अतीक पर 187 आपराधिक केस। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के गुर्गों पर शिकंजा सख्त होता जा रहा है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। इस हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि एक गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी में लग चुकी है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में लगातार जांच टीम आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, एसटीएफ ने अतीक के करीब 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली है। 13 परिवार के सदस्य जिनकी क्राइम हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। करीब 187 मुकदमे हैं अतीक पर जो कि दर्ज हैं। आपको बता जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जांच टीम लगातार आगे बढ़ रही है। गुड्डू मुस्लिम और उसके अलावा असद को लेकर लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अतीक के गुर्गों को लेकर उसके अलावा जो असद और गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए जो लोग हो सकते हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा है। तमाम सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस और एसटीएफ की टीम के हाथ अतीक अहमद की पत्नी का एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। इस फुटेज में शाइस्ता परवीन उमेश पाल के शूटर के साथ नजर आ रही है। बता दें कि ये वीडियो शूटआउट से 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है, जब रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद की गैंग लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। दरअसल शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे,
6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु और असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी है। सूत्रों की माने तो असद अतीक का अकाउंटेंट है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक की प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी प्रॉपर्टी कर रखी है। चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है। पुलिस के टारगेट पर अतीक का मामा, अतीक का मौसा, अतीक का बहनोई, अतीक की बहन, अतीक की बीवी और अतीक के बेटों समेत सबकी क्राइम हिस्ट्री सामने आ गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एक नया एंगल सामने आया है। जी हाँ, बात की जाए तो जो माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, बरेली जेल में उसके भाई जो अशरफ है उससे फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत करता था। वहीं बात की जाए तो एसटीएफ की कई टीमें पूरे एंगल पर जांच कर रही हैं और बात की जाए तो लगातार पूरे मामले पर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, एसटीएफ की कई टीमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश फेस टाइम फीचर से की गई थी। दरअसल पुलिस की नजर से बचने के लिए गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक से बरेली जेल में बंद अशरफ फेस टाइम से बात करवाता था। अशरफ का साला सद्दाम इशारा मिलते ही बरेली जेल में सारा इंतजाम करता था। अशरफ और अतीक के बीच महीनों से बातचीत जारी थी। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फेस टाइम के जरिए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। साबरमती जेल में बंद अतीक और बरेली जेल में बंद अशरफ की बातचीत फेस टाइम के जरिए हुई थी। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशरफ का जो साला है सद्दाम, उसने ही फेस टाइम के जरिए अतीक से बातचीत करवाई थी। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले आप तक आना चाहूंगा, क्या इन्फॉर्मेशन उस बारे में पता लग पाई है कि जो टीम पहुंची हुई थी नेपाल पुलिस की टच में, एसटीएफ, उस तक कोई और इन्फॉर्मेशन पहुंची हो? वो जो शूटर्स वहां भाग निकले थे या फिर वहां की उस रूट से जो है वो नेपाल तक चले गए थे, उसके बारे में? सचिन, देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अभी सुबह जिस तरीके से सूचना निकल करके आई है सूत्रों के हवाले से कि एसटीएफ की टीम और नेपाल पुलिस की टीम लगातार नेपाल में छापेमारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच के एक बड़े होटल कारोबारी के यहाँ ये दोनों आकर के रुके हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उसके बाद से फिर वहाँ वो दोनों यहाँ 1 घंटे रुकने के बाद फिर वो नानपारा के रास्ते फिर वो नेपाल में दाखिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि अतीक जो है 2014 में श्रावस्ती में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस दौरान नानपारा और बहराइच के तमाम ऐसे बड़े कारोबारी उनके संपर्क में आए थे। उसके बाद से सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था। अगर पुलिस लिस्ट अगर खंगाले तो निश्चित तौर पे तकरीबन 1 दर्जन लोग ऐसे मिलेंगे जो पिछले 10 सालों में कई करोड़ गुना वो आगे उनकी संपत्तियां आगे बढ़ी हैं। निश्चित तौर पे जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, एसटीएफ की जांच आगे बढ़ेगी, तो इन्हीं में से कुछ ऐसे नाम निकल करके सामने आएंगे जिन्होंने अतीक के बेटे असद अहमद की और गुड्डू मुस्लिम की मदद की होगी और उन्हीं की मदद से वो नेपाल भागे होंगे। हालांकि जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रयागराज से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी का ये बहराइच इलाका है और नेपाल का इलाका है, ऐसे में सीधे तौर पर वो इसी रास्ते को इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया है कि वो बहराइच भी पहुंचे हैं, बहराइच में किसी होटल में वो रुके भी हैं, रुकने के बाद सीधे वो नानपारा के रास्ते नेपाल गए हैं। ऐसे में पुलिस सभी चीजों को बहुत बारीकी से खंगाल रही है। हालांकि जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पूरे मामले की जांच जो है वो एसटीएफ स्वयं कर रही है, प्रयागराज पुलिस स्वयं कर रही है, ऐसे में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी गंभीरता से पुलिस जो है उनके गिरेबान पे हाथ डालना चाहती है जो लोग इसमें दोषी हैं। जी। और विकास, पहले आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, अगर आप इस बार ऑडियो अगर आपका ठीक है तो मैं उसी कड़ी को जोड़ना चाह रहा था कि असद को बचाने की प्लानिंग थी कि वो तो लखनऊ में था, असद फिर दिख जाता है सीसीटीवी से, और फिलहाल इसको लेकर के क्या इसीलिए वक्त लग रहा है इस पूरे मामले में क्योंकि किरदार कहीं और नजदीक, कहीं और जो है वो सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी, उसके बाद बताया जा रहा था कि जो असद है, जो अतीक अहमद का बेटा है, वो जो दहशत फैलाने के लिए हत्या कारित की थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो नए नए इनपुट आ रहे हैं, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो
फेस टाइम ऐप के जरिए जो बातचीत हुई थी, जो बरेली जेल में बंद है उनके भाई अशरफ से, उससे भी बातचीत हुई थी। तो साफ तौर पर जितने भी हत्या में कारित जो लोग थे, जो उनके गुर्गे थे, वो सभी फेस टाइम ऐप के जरिए ही बातचीत किया करते थे, क्योंकि जो फेस टाइम ऐप है उसमें ना तो किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य रहता है, ना किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। उसी को लेकर जो हत्या की प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जो मुस्लिम हॉस्टल जहां पर पहली बार जो खुलासा हुआ था कि सदाकत नाम का जो कमरा नंबर 36 था, वहां से पूरी प्लानिंग की गई थी। उसके बाद लगातार जो लखनऊ से बताया जा रहा था, बरेली से बताया जा रहा था, और जो साबरमती जेल है वहां से बताया जा रहा। तो साफ तौर पर पुलिस को कई एंगल पर पुलिस की टीम जो है, एसटीएफ की टीम, जो एसओजी की टीम है, वो जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का जो पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा है, जो इसमें पूरे मामले को लेकर जो टीम बनी है एसटीएफ है, वो किसी बात को लेकर खुलासा नहीं कर रही। हालांकि बात की जाए तो पुलिस के अधिकारी जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि पुलिस अभी बहुत ही जल्दी इस पूरे मामले को लेकर खुलासा बहुत कर सकती नजदीक है। पहुंच गई है इसे क्रैक करने के लिए। आशीष, आपके पास क्या इनपुट्स हैं इसको लेकर के? और देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में कल जो एसआईटी का गठन हुआ है वो एसपी सिटी के नेतृत्व में हुआ है, और इसमें CO3 के अलावा 4 इंस्पेक्टर और शामिल है। इस 6 सदस्यीय टीम ने कल अशरफ का जो साला है सद्दाम, वो जो फाइट क्लब में जिस घर पर रह रहा था वहां पर छापा मारा और वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसके अलावा जो बरेली जिला जेल है उसमें जो ढिलाई हुई है, जो सुरक्षा में चूक पाई गई है, उसकी जांच डीआईजी जेल RN पांडे कर रहे हैं। वो कल से जिला जेल में है और कल तक उनके वहीं पर रहने की संभावना है, और उसके बाद ही वो कुछ ब्रीफ करेंगे कि वहां पर उनको किस तरह की कोई जो सुराग है वो मिल पाए हैं। इसके अलावा अब तक बता दूं आपको कि बरेली में इस पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से 1 बंदी रक्षक शामिल है, 1 जिला जेल में सप्लाई देनेदार शामिल है, और 2 अशरफ के गुर्गे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जी। और अभी इसको लेकर के जो आला कमान है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है और डीआईजी जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कैसे नजर बना के रखी हुई है? क्योंकि बेहद अहम हो जाता है। आज हमने बाकायदा कुछ दिन पहले अतीक अहमद का परिवार पहुंच गया था, उनकी भाई की पत्नी और बाकी कई लोग थे, पहुंच गए थे, घर की फीमेल्स, कि अतीक अहमद को जेल में भी खतरा है, उसे यूपी ना लाया जाए, और भी तमाम चीजें। अब ऐसे में शाइस्ता परवीन जो पत्नी है अतीक अहमद की, वो शूटर के साथ दिखती, सीसीटीवी में दिख जाता है। हाँ, देखिए, जाहिर है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। शुरू से हम इस बात को सुनते आए हैं, और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, अगर इस घटना का सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो शायद हम जान नहीं पाते कि जो शूट आउट में जो लोग शामिल हैं वो कौन है। यानी हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, घटना किस तरीके से कारित की गई वो सारी चीजें नजर आ रही, कैसे गोलियां बरसाई जाती है, कैसे बम फेंके जाते हैं, और उसके बाद शाइस्ता परवीन का और जिस तरीके से शूटर्स के साथ नजर आना सीसीटीवी फुटेज में, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है। हालांकि अगर हम बात करें तो आपको लखनऊ लेके चलते हैं, और लखनऊ में महानगर म्युनिसिपल अपार्टमेंट है, जहां पर जो 202 नंबर फ्लैट है, जो कि बताया जाता है अक्सर वहां पे उसका आना जाना होता था, वहां और लोग भी आते थे। वहां का सीसीटीवी फुटेज है वो 2 साल से खराब है। यानी कि अब इसके पीछे जांच का विषय है कि वो सीसीटीवी फुटेज खराब थे, जानबूझ के किया गया, वहां पर कोई ब्यौरा नहीं था वहां पे आने जाने वाले लोगों का, जबकि सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती है। जो भी जिस भी फ्लैट में लोग आने जो रहते हैं, भले उनका रजिस्टर में नाम अंकित ना हो, लेकिन उसके अलावा जो भी लोग आते हैं उसकी बाकायदा उसमें एंट्री होती है। कोई एंट्री नहीं थी, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर जांच की जा रही है, और इन सभी पहलुओं को जांच में ध्यान में रखते हुए जो जांच टीम है वो आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बचाने की पहले से प्लानिंग की गई थी, कि जिस तरीके से उसका जो मोबाइल फोन है वो उसी घर में मिला जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, वो एटीएम से पैसे निकालने का जिक्र सामने आया। यानी कि एक शो करने की कोशिश होती कि अगर उसका नाम घटना में असद का नाम लिया भी जाता तो बताया जाता है कि वो लखनऊ में मौजूद था, क्योंकि जो मोबाइल फोन लखनऊ में है तो लखनऊ मोबाइल फोन की वजह से आपका लोकेशन लखनऊ बताता, आपका एटीएम से ट्रांजेक्शन किया है तो वो बताता कि आप लखनऊ में थे। यानी कि आपने अपने बचने की प्लानिंग पहले ही की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने से आप फंस गए। यानी कि वो जो तस्वीरें हैं वो वीडियो वो अपने आप में बताता है, जैसा आपने कहा है। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इस वक्त जो परिवार है वो भी पुलिस के राडार पर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, इनसाइड स्टोरी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक